गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग मेरे सभी फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स को गुड इवनिंग। जैसा आप जानते हैं कि आपसे थोड़ा लाइव होता हूँ फेसबुक पे। जब भी देश में कुछ ऐसे मुद्दे चलते हैं जो हमारे बच्चों से रिलेटेड हैं, जो हमारे किसानों से रिलेटेड हैं, जो देश के नागरिकों के अधिकारों से रिलेटेड हैं। वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट होने के नाते मैं ये मेरी एक ड्यूटी समझता हूँ कि मैं लोगों से चर्चा करूँ क्या हो रहा है, उसका अपने हिसाब से विश्लेषण करूँ। इस समय आप देखिए कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रही हैं। तो मैं एक छोटा सा वकील हूँ, मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको लगे, आप मेरे फेसबुक आईडी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मेरे पेज को, युवाओं की आवाज़ को फॉलो करें और आप भी इन मुद्दों पर चर्चा करें। आप देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जंतर मंतर पर जो भी कुछ घटना हुई वो बहुत ही देश को मतलब चौंका देने वाली घटना हुई। उस घटना में इस देश के बच्चों पर, इस देश की बच्चियों पर लाठियाँ चलाई गईं, उन पर पैलेट गन चलाई गई और पटना में जो है बच्चों पर AK-47 तान दी गई, चला दी गई। और दिल्ली में आपने देखा कि किस तरीके से बच्चियों को, ख़ास तौर पर बेटियों को बुरी तरीके से पीटा गया और उनके प्राइवेट पार्ट्सों पर भी को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी डंडे से हमला किया गया। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिए किस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं कि बच्चों को पीटा गया, जंतर मंतर पर पीटा गया। इस तरीके से पुलिस सिविल ड्रेस में थी, पुलिस के नेम प्लेट नहीं थे। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जिनके पास पुलिस की वर्दी नहीं थी, जूते नहीं थे, बेल्ट नहीं था, और फिर भी बच्चों को मारा गया। और दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि देश में इस समय देश के प्रधानमंत्री जी, अभी इंस्टा पे मैं उनका वीडियो देख रहा था और वो देश के बच्चों को माफ़ कर रहे थे कि मतलब वो बच्चों को माफ़ कर रहे थे और वो ये कह रहे थे, मैंने बड़े ध्यान से वो भावुक वीडियो सुना कि वो देश के बच्चों को माफ़ करते हैं और उन्हें बहुत सारी गालियाँ दी गई। मतलब कि बच्चों के द्वारा गालियाँ दी गई, भटक कर गालियाँ दी गई और ये संस्कार नहीं है और ये इसकी वो निंदा कर रहे थे बच्चों से, और गलतियाँ हो जाती हैं इस तरीके से वो ढांढस सा बंधा रहे थे। अब वो बच्चों को बंधा रहे थे या स्वयं को, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके ही शब्द थे ये। तो आप देखिए कि बच्चों को माफ़ किया जा रहा है, बच्चों की पिटाई की जा रही है। सवाल ये है कि बच्चों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। सवाल ये नहीं है कि माफ़ी कौन किससे मांगेगा, सवाल ये है कि बच्चों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। किसी ने तो दिया होगा। जो वहाँ पर RPF कंपनियाँ तैनात थीं, जो पुलिस फोर्स तैनात थी, जो DGP और ACP और SP और सारा गृह मंत्रालय, देश का सबसे बड़ा गृह मंत्रालय दिल्ली से चलता है और दिल्ली बहुत सेंसिटिव जगह है पॉलिटिशियंस के लिए भी, और दिल्ली बहुत सेंसिटिव जगह है आंदोलनकारियों के लिए भी। वहाँ पर ऐसे इस प्रकार से बच्चों पर, और मैं इसलिए इसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये कानूनी रूप से जो है वो जायज़ नहीं है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, हमारा सिविल एक्ट है, जिसमें इन सारी चीज़ों की विवेचना की गई है कि अगर देश में कोई अपनी मांगों के लिए आंदोलन करता है और बच्चे करते हैं, तो फिर हमारे सुरक्षा बल जो हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे RPF हो, चाहे CRPF हो, जो हमारे घर के मसले हैं, अंदर देश के अंदर के मसले हैं और ख़ास तौर से दिल्ली के मसले हैं, उन पर पुलिस फोर्स किस किस हथियार का या किस किस मतलब वेपन्स का इस्तेमाल कर सकती है। उसमें ना पैलेट गन है, ना उसमें नुकीली मतलब लाठियों में कीलें लगाई हुई वो वेपन्स है, ना उसमें पैलेट गन है। आप देखिए पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो कश्मीर में किया गया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आतंकियों को जिंदा पकड़ने के लिए
अधमरा करने के लिए उस पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। पैलेट गन में जो छर्रे होते हैं उसके कारतूस में वो हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे छर्रे होते हैं और वो शरीर में घुस जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। आपने देखा होगा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने एक व्यक्ति को, एक लड़के को पेश किया, उसकी आंखें भी चली गई हैं और एक लड़की की भी आंखों की रोशनी जाने की खबर है। तो इस तरीके से पीटने के बाद भाई माफ़ कौन करता है? आप देखिए कि कंगना रनावत हमारे बच्चों के लिए, देश के जैन जी के लिए, देश के बच्चों के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। जो पार्लियामेंटियंस हैं, मतलब कि जो सांसद हैं मंडी सीट से, हिमाचल की मंडी सीट से, कंगना रनावत ने हमारे बच्चों की जो पूरी एक जनरेशन है उसको गटर कहा, उसको गटर के कीड़े कहा, और उसको बच्चियों को अश्लीलता फैलाने वाला कहा। तो ये कंगना रनावत से भी ये प्रश्न है कि आपकी लाइफ पूरी जो है वो ऑन कैमरा है, तो आप अपनी ऑन कैमरा लाइफ को देखें और आप उन बच्चियों से माफ़ी मांगें। आप उन बच्चियों से माफ़ी मांगें और उनसे आपने जो गटर का कीड़ा कहा है, ये कौन सी गाली है? इसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा? ठीक है, बच्चों से डरा कर, धमका कर या बच्चों पर को प्रेशराइज करके कोर्ट कचहरी की धमकी देकर, जैसा संबोधन में भी था कि कोर्ट कचहरी में ना उलझें और हम माफ़ करेंगे, और जीभ को काट, देखिए जीभ को चाकू से काटा गया, दांत से नहीं कटी है। बच्चों की आवाज़ को बंद कर दिया गया है। बच्चे क्या कह रहे थे? बच्चे जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि आप नीट की परीक्षा को ढंग से कराएं, पेपर लीक ना हो। और अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको कि ये पेपर लीक का जो पूरा सिस्टम है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पेपर लीक सिर्फ बच्चों के समय की बर्बादी नहीं है। पेपर लीक एक वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि विशेष विचारधारा के लोगों को इंस्टीट्यूशंस में बिठालने के लिए, कि अपने लोगों को पेपर दे दिया जाए और उन्हें पास आउट किया जाए और उन्हें सिस्टम में जगह दी जाए। ये पेपर लीक का ओरिजिनल मोटिव है। देखिए, पेपर लीक एक घटना है, बच्चे गुस्सा होते हैं, रोड्स पर आते हैं और फिर सरकारें माफ़ी मांगने लगती हैं और फिर दोबारा पेपर प्लेन से आते हैं। ये सिस्टम आप सोचिए, ये 152 बार तो लीक हो गया और उसका हंगामा हो गया, पता लग गया वो कि पेपर लीक कैसे। वो तो ये सिस्टम में अपने लोगों को बिठाने का एक सिस्टम है और ये सारा सिस्टम इसलिए कामयाब हो पा रहा है, जैसा मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि ये पूंजीवाद का ही एक पूरा सिनेरियो है। कि आप देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सारे रोड्स उठा के देखिए, सारे रोड्स प्राइवेट्स कर दिए गए, सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट कर दिए गए। देखिए, इन सारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किसान ने अपनी भूमि दी है और उस किसान को आपने देखा होगा कि दिल्ली राजधानी में प्रवेश नहीं दिया था। किसान आंदोलन के समय की बात कर रहा हूँ मैं। ये जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और किसानों के साथ भी मतलब पैटर्न सेम ही है कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुसते हैं और उसके बाद आप देखिए ये थ्योरी रिपीटेबल हो रही है। मैं एक एडवोकेट हूँ, जैसे एक क्वेश्चन उठता है, पुलिस जब किसी का मतलब एनकाउंटर करती है तो पुलिस का यही कि गाड़ी पलट गई और वो वेपन्स लेकर भाग रहा था और उसको गोली मार दी गई, इस तरीके की एक कहानी। तो ये कहानी बार बार हमें पैटर्न में दिखाई दे रही है कि किसानों से भी पहले खालिस्तानी, फिर आतंकी, फिर फॉरेन फंडेड और सारे इल्ज़ाम लगाने के बाद ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने सारे इल्ज़ाम लगाए और अंत में सरकार ने किसानों से बात की और उन्हीं लोगों से बात की। तो अगर वो फॉरेन फंडेड थे और वो आतंकी थे, वो खालिस्तानी थे, तो फिर भाई सरकार ने उनसे बात क्यों की? अगर उनसे बातचीत हुई और उस आंदोलन को 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा तो फिर तो वो किसान ही थे। लेकिन आपने देखा कि किसानों के साथ भी सेम पैटर्न था कि उनके पीठ पर लठ बजाए गए। 26 जनवरी के दिन आप याद कीजिए, किसानों की जो रैली आंदोलन के दौरान जो 26 जनवरी पड़ी और किसानों ने दिल्ली में जो रैली निकालने की परमिशन ली और किस तरीके से उन्हें दूसरे रास्ते पर भटका कर और फिर उनकी पीठ पर लठ बजाए गए। ये देखिए ये पैटर्न, और आप इस जंतर मंतर का पैटर्न मिलाइए कि बच्चे 26 दिन से, अच्छा बच्चे पहले, सबसे पहले वो धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा मांग रहे थे। बच्चे समझ रहे थे कि मामला बहुत सीधा है, लेकिन अब इस जैन जी को भी, देश के युवाओं को इस आंदोलन से एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिली कि अब उन्हें अधिकार के लिए सड़क पर आना होगा।
बिना सड़क पर आए उनकी कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने वो सड़क पर आए और सेम उसी तरीके से देखिए दोस्तों, मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कमेंट्स को, लेकिन कमेंट्स कहाँ से शो होंगे वो मैं उसको ट्राई करता हूँ। तो मेरे आपसे सवाल ये है कि आप बताइए, इस आंदोलन में जिन लोगों ने बच्चों पर लाठी चार्ज के आदेश दिए, जिन्होंने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए, और जो इस सारे मंत्रालय को देख रहा है उनके नाम जो हैं क्या सार्वजनिक नहीं किए जाना चाहिए? ये किए जाना चाहिए। तो ये जो पैटर्न जो मैं कह रहा था, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये जो हमको पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है कि पूंजीवाद। सारे रोड्स उठा के देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि जंगलों की भी एक लड़ाई चल रही है, एक संघर्ष जंगल बचाने का भी चल रहा है। असल में ये पूरा मामला अगर मैं थोड़े से शब्दों में आपसे कहूँ तो ये जल जंगल और जमीन के जहाँ जहाँ रक्षक मिलेंगे उनके साथ ये सारा पैटर्न होगा। देखिए, आदिवासी जो है वो जंगलों के रक्षक हैं, और आपने देखा कि हसदेव जंगल हो, चाहे अरावली हो, चाहे कर्नाटक या तमिलनाडु के जो जंगल हैं, उनको किस तरीके से हजारों लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, और वो जमीन किसको दी जा रही है? सवाल ये है वो जमीन सारी पूंजीपतियों को दी जा रही है, और पूंजीपतियों को ही बैंक का पैसा दिया जा रहा है। आप देखिए कि आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आता कि बैंक ये आंकड़ा जारी करे कि देश के बैंकों में जो देश के जनता का पैसा रखा है गाड़ी कमाई का, उसमें से सबसे ज्यादा लोन किसे दिए हैं बैंकों ने? क्या किसान को दिए हैं या नौजवान को दिए हैं? उसमें किसका हिस्सा कितना है? कितने प्रतिशत पैसा जो है वो पूंजीपतियों को लोन में दिया गया? ये आंकड़ा भी नहीं आता। तो वो भी बैंक्स में भी सारा जो कब्जा है, जो बैंकों में सारा कब्जा है उनका पैसे पर, यानी कि पूंजी का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। तो मतलब सारी पूंजी आप देखिए, बच्चों के साथ दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है मेरा, ये मौसम हो रहा है, धूप छांव में पानी पी लेते हैं ठंडा। तो आप देखेंगे कि बैंकों से भी आप देखिए, क्या कभी कोई किसान देश छोड़कर भागा? क्या कोई किसान इस देश से बैंक से कर्जा लेकर देश छोड़कर भागा? लेकिन आप देखेंगे कि भगोड़ों की लिस्ट सारी पूंजीपतियों की है। आप देखिए, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, आप बताइए, इनमें से किसी ने भी फांसी का फंदा चूमा? किसान ने चूमा। क्यों? क्योंकि वो जमीन का रक्षक है, उससे प्रेम करता है, वो उसको ओरिजिनल माता मानता है, धरती माता। लेकिन पूंजीपतियों ने कभी कोई फांसी का फंदा नहीं चूमा, और बैंकों से हजार करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। आप देखिए, अभी ये ट्रेड डील हो रही है अब किसानों की जो ट्रेड डील, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बाजार खोल दिए गए हैं भारत के, ये कितना खतरनाक कदम है। आप सोचिए कि किसानों से कोई नेगोशिएशन नहीं, किसानों की कोई राय नहीं ली गई। आप बताइए, जब भारत का किसान पर्याप्त मात्रा में सारे अनाजों को सरप्लस पैदा कर रहा है, गवर्नमेंट को अपनी ज़रूरत का पूरा अनाज दे रहा है, तो फिर सस्ता विदेश से बुलवाने का क्या मतलब है? कि हम जीरो आयात शुल्क पर कपास बुलवाएंगे, जीरो आयात शुल्क पर मक्का बुलवाएंगे, दूध से बने हुए प्रोडक्ट बुलवाएंगे, और सारी चीज़ें बुलवाएंगे। तो ये डिसीजंस जो है वो ये पूंजीपतियों, और ये डिसीजंस देखिए इसलिए है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करेगी सर। देखिए, किसानों ने जो काले कानूनों को वापस कराया, उसके बाद ये दूसरा अटेम्प्ट है किसान के ऊपर कि वो 3 काले कानून लागू नहीं कर पाए। तो आप सोचिए कि वो अब ये ट्रेड डील के माध्यम से आ रहे हैं कि किसान पर कंट्रोल, कि सरकार अगर चाहे तो आपके क्राफ्ट का आपको सरकार जो मूल्य देना चाहती है वो देगी। कि मतलब अगर किसान की बर्बादी अगर करना है तो सरकार को सिर्फ अमेरिका से जीरो आयात शुल्क पर इन सारी चीज़ों का आयात करा लेना है। इधर मार्केट में किसान का जो है वो उसका क्राफ्ट का रेट जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी उसकी एमएसपी नियंत्रण करने की जो पूरी ताकत है वो सरकार लेना चाहती है। कि किसान जो है वो सरकार उसको चाहे जैसा दबा सकती है, उसके बर्बाद कर सकती है उसको, और कम आयात शुल्क पर उसको ला, मतलब किसान पर एक दबाव क्रिएट करना। इसलिए उसमें कृषि बाजारों को जोड़ा गया है, कि कृषि बाजारों को खोला गया है। तो ये सवाल है
कि भाई जब किसान सरप्लस है तो पैदा कर रहा है तो अमेरिका से सस्ते बुलवाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो ट्रेड डील हो गई, उसका भी हमें ऐसे ही असर दिखाई देगा जैसे जैसे एग्जाम्स लीक्स का हमको ये असर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि मतलब सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा, गालियों की बात करता हूं मैं, सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, और अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी कि जिसकी जात का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं। आप सोचिए प्रियंका गांधी की पोस्ट उठा के देखिए, जो बीजेपी की आईटी सेल है उसके लोग कितनी गालियां बकते हैं, कितने अभद्र भाषा में। आप देखिए सुप्रिया सिनेत की आप फेसबुक आईडी पे उसकी पोस्ट के नीचे देखिए कि बीजेपी के आईटी सेल के लोग, मतलब ऐसे लोग जो गालियां बक रहे हैं, तो गालियां उन पर तो कभी एफआईआर नहीं हुई, उन पर कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए लेकिन बच्चों पर एफआईआर हो रही है गालियों के चलते हुए, कि बच्चों ने गालियां दी तो उन्हें माफ किया जा रहा है, सिर्फ गालियों, उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको माफ किया जा रहा है। तो आप देखिए कि आप देखेंगे आने वाले समय में कि गालियों का रमेश बिधूड़ी, आप देखिए कि महात्मा गांधी की पोस्ट पर कितने लोग क्या क्या लिखते हैं, आप देखिए। लेकिन इन सारा जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो, आदिवासियों का हो, इन सब में एक पॉजिटिव थिंग ये है कि ये आंदोलनों का देश है, और जो ओरिजिनल आंदोलन होगा वो सफल होगा। इसमें कोई दो राह नहीं, उसमें समय लग सकता है। लेकिन आप देखिए बच्चों ने शिद्दत से सारी चीज को पकड़ा था, लेकिन बच्चों ने कैसे सिस्टम को पकड़ लिया। अब वो समझ गए हैं कि हमारे साथ एक्चुअल में अन्याय कहाँ हो रहा है, कि ये जो प्राइवेटीकरण करके शिक्षा का जो माफिया बिठाल दिया गया है, जो इंस्टीट्यूशंस में एक विशेष विचारधारा के लोगों को अपॉइंट किया गया है, वो पूरी शिक्षा नीति का जो कबाड़ा कर दिया गया है, उसको एक व्यापार बना दिया गया है। उसके कारण हमारे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसान उधर सुसाइड कर रहा है, बच्चे इधर सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि अब अधिकारों का जो है, आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो गालियों की कोई बात नहीं है, गालियां तो सबने सबको दी हैं, लेकिन किसी ने किसी से माफी नहीं मांगी है। और आप बताइए कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, और निशिकांत दुबे जो हैं, वो उनके बारे में क्या कह रहे थे, अय्याज शब्द का इस्तेमाल संसद में कर रहे थे। आप सोचिए, तो उन्होंने तो कभी, उनके खिलाफ तो कभी कोई एफआईआर नहीं हुई, ना उन्होंने कभी माफी मांगी। तो ये बच्चों की ही गालियों को इतने सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे का एक कारण है कि ये जो बच्चे हैं, ये देश का भविष्य हैं, और देश के भविष्य को अब समझ में आ गया है कि कंपनीवाद और ये पूंजीवाद का ये जो पूरा सिस्टम उन पर हावी हो गया है, जो उनके सपनों को कुचल रहा है, इस सारे सिस्टम को बदलना होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं दोस्तों कि ये जो संघर्ष अब शुरू हुआ है, इसको मैं मानता हूं कि 3-4 क्षेत्रों में तो ये बहुत आगे जाने वाला है, और वो यहाँ तक जाने वाला है जैसे रोडों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। भाई आप देखिए, लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन वो कंपनियां अरे भाई, जब हम टोल दे रहे हैं, जब हमसे टोल वसूली की जा रही है, तो आप उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों लिखे हैं? आप उस कंपनी का नाम भी हमें बता दीजिए। तो ये सारा राष्ट्रीय राजमार्ग का सिस्टम हो, चाहे वो आप देखेंगे कि रोड्स का, पोर्ट्स का, सारे पोर्ट्स जो है, बंदरगाह, सारे प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, सारे एयरलाइंस प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, सारे संस्थानों को प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं। और आप देखिए कि हमारा पूरा टेलीकॉम सेक्टर हमारा पूरा प्राइवेट हो गया, बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ही आप एजुकेशन सिस्टम में देखिए कि रोज़ आप कोई ना कोई खबर सुनते हैं कि किसी न किसी प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, प्रोफेसर्स की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं, सारा बिजली का जो सेक्टर है, विद्युत विभाग जो है, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनियों के हाथों में देने का जो काम चल रहा है। अब ये युवा जो है वो समझ चुका है कि राष्ट्रीयकरण, कि मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण, की बैंक से
जो कर्ज नीति तय होगी कि किसको कितना कर्ज देना है, उसमें सभी की सहभागिता से ये निर्णय लिया जाएगा कि इतने प्रतिशत कर्ज किसानों को, इतने प्रतिशत कर्ज पूंजीपतियों को, क्योंकि मौका बराबर का सबको मिलना चाहिए। बैंकों में एक व्यक्ति के अधिकार की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये राष्ट्रीयकरण की है ये पूरा आंदोलन जो है। अब आदिवासी भी इसमें कनेक्ट होंगे, किसान भी होंगे, युवा भी हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि संसद ठप है। निश्चित रूप से कि संसद से जनता के बीच में पॉजिटिव संकेत नहीं जा रहा है, तो ये संघर्ष और भी आगे हमें दिखाई देगा। लेकिन ये गालियों वाली बात है, तो इस पर कोई मतलब मेरे हिसाब से गालियां तो संसद में दी जा रही हैं, तो बच्चों के मुंह से अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन नहीं देना चाहिए। लेकिन निकल गई है तो वो क्षमा योग्य है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन पर FIR की जाएं और उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए। तो दोस्तों, इसी नोट पर मैं अपनी फेसबुक लाइव को, अब थोड़ी शाम हो गई है तो शायद पिक्चर भी सही नहीं आ रही है, तो मैं अब अगले अंक में आपसे बात करूँगा। हैव अ गुड इवनिंग और शुभ रात्रि। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि ये बच्चों के मुद्दे, किसानों के मुद्दों को हम डिस्कस करते रहें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।